हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर इंडियन जियोग्राफी में आज का अपना टॉपिक है कृषि और इसमें से फिर कृषि के हम टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आई होप आपने पीछे जो हमने वीडियो बनाए थे पहले वो सारे देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लें। भारतीय कृषि का इतिहास, ये एक किताब थी। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था एम.एस. रंधावा। तो एम.एस. रंधावा ने किताब लिखी थी भारतीय कृषि का इतिहास। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ये है 20। तो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र पूरे भारत में 20 अवस्थित हैं। यदि यहाँ उप क्षेत्रों की बात की जाती तो वो कितने हैं? 60 हैं। कथन और कारक दिए हुए हैं। कथन में कह रहा है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, और कारण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत सक्षमता है या फिर संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारक दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। अपने अपने आप में ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है कि जो भारत है वो शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की उतनी पूर्ण व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर दूसरी बात है कि हम जो अभी हरित क्रांति उपयोग में ला रहे हैं, इसमें और भी संभावनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और उपज को बढ़ा सकते हैं और किसानों की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यताएं हैं। वो बाध्यताएं कौन कौन सी हैं? देखिए कि हम अपने यहाँ पर बीजों का ज़्यादा अच्छे से वितरण कर सकते हैं, अच्छी उपज हो सकती है, लेकिन उसमें बाध्यताएं ये हैं कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की बाध्यताएं हैं। और दूसरी बात, उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति। तो इनमें से देखिए इन दोनों की कोई ठीक सहभागिता नहीं है, तो इसलिए ये सही सहभागिता ना होने की वजह से ये जो बीजों का वितरण है सही प्रकार से नहीं हो पाता है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो देश का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे खोला गया था? ये पंतनगर में खोला गया था, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। पहले ये उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। तो जीबी पंत नाम का ये विद्यालय था, और जो खोला गया था कहाँ पे? पंतनगर में। तो और ये देखिए खुला कब था? 1960 में। तो 1960 में इसको खोला गया था। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता का अंश कितना होना चाहिए? ये 14% से ज़्यादा न होना चाहिए। मतलब कि जब आप फसल की कटाई कर रहे हैं तो फसल पूर्णतया पक चुकी होनी चाहिए, और उनके बीजों में जो नमी होनी चाहिए वो 14% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप उन बीजों को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकटन स्वरूप क्या है? तो देखिए ये इसमें से 47% क्या करते हैं, जैसे हमारा पूरा 100% भाग है तो इसमें से हम 47% में बुआई करते हैं। इसके बाद में वन क्षेत्र कितना है? ये है 23% के लगभग, और अन्य क्षेत्र लगभग 30% में आते हैं। वर्तमान में अगर हम इसके आंकड़े देखते हैं तो फ्रेंड्स 46.2% के लगभग बुआई वाला क्षेत्र यहाँ पर भारत में उपलब्ध है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय, तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर दो फसलों का उगाना, इसे कहते हैं युग्म पैदावार। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित खेती का मतलब है कि पशुपालन और शस्य, मतलब कृषि और पशुपालन एक साथ करना। जैसे कि कृषि करते हैं और कृषि के साथ साथ में पशुओं को भी रख लेते हैं, और उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट है कृषि से वो पशुओं के चारा के लिए डायरेक्ट प्रयोग में लाया जाता है। तो पशु और कृषि एक साथ जब हम करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है।
तो भारतीय कृषि की इनमें से विशेषता क्या नहीं है, बड़े खेतों की प्रधानता। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे रूपों में कृषि बटे हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले के समय में एक व्यक्ति के पास काफी बड़ा खेत था और उसके कई लड़के हुए, तो ये छोटे छोटे भागों में खेत क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये यहाँ की एक मतलब विशेषता नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए अगर अन्य चीजें देखी जाए तो जैसे अधिक निर्भरता है, यहाँ पर बिल्कुल निर्भरता है, और ये प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हो तो कृषि नहीं हो। इसके साथ साथ में उत्पादकता निम्न स्तर की है, ये भी बात यहाँ पर ठीक है। अब फसलों की विविधता यहाँ पर है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये बात सही नहीं है कि क्षेत्र यहाँ पर बड़े बड़े हैं, ऐसी बात यहाँ पर सही नहीं है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कि हमने पारंपरिक कृषि से जो आधुनिक कृषि को पैदा किया, तो उसमें से हरित क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये बात यहाँ पर क्या है, सही है। और कारण यहाँ पर कह रहा है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। तो ये बात देखिए यहाँ पर क्या है कि पर्यावरणीय लागत इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये भी यहाँ पर बात अपने हिसाब से ठीक है। देखिए सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है, किसमें, हरित क्रांति में, क्योंकि हरित क्रांति कृत्रिम रूपता से यूज की जा रही है। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पर कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसमें से निम्न उत्पादकता का कारण सहकारी कृषि नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर जनसंख्या का दबाव, ये कृषि के निम्न स्तर का कारण है, क्योंकि कृषि अगर ज्यादा जनसंख्या का दबाव होगा तो परेशानी होगी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी यहाँ की एक समस्या है। और सहकारी कृषि, सहकारी कृषि ये एक समस्या नहीं है, बल्कि ये कृषि के लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। और भूजोतों का आकार छोटा होना ये भी एक समस्या है। भारत में संकार्य मतलब कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पे है, राजस्थान में। तो जैसे अभी हमने चर्चा की कि छोटे छोटे आकार में ये खेत बट गए हैं, तो सबसे बड़े आकार का औसत जो पाया जाता है वो कहाँ पे, राजस्थान में पाया जाता है। भारत में कृषि को समझा जाता है, कृषि को कैसे समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 49% जो जनसंख्या है वो सीधे सीधे रोजगार कहाँ से पा रही है, कृषि से पा रही है, इसलिए ये जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन है। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है कि भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। मतलब कि देखिए ये जो जहाँ पे ज्यादा दालें बोई जाती हैं भारत में, उसका पूरा क्षेत्र लगभग 90% क्षेत्र बारिश के ही उसमें डिपेंड है। अगर बारिश होगी तो खेती वहां पर होगी। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता, तो देखिए यहाँ पर उपभोक्ताओं के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दिए हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान के कंटेंट के हिसाब से देखें तो यूपी और फिर इसके बाद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और यूपी पहले नंबर पे है वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से, उर्वरक के उपयोग करने के हिसाब से। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त किया जा सकता है क्या, ढेंचा। देखिए ढेंचा जो है इसका प्रयोग करते हैं हरी खाद के लिए। हरी खाद मतलब कि ये जैसे ढेंचा है, इसको बो दिया गया, इसके बाद इसके पकने से पहले ही जब ये काफी बड़ा हो जाता है तो उस पर हल चला दिया जाता है। तो ये ढेंचा सारा उसी भूमि में मिल जाता है, और मिलने से क्या होता है कि उसकी उर्वरता बढ़ जाती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये काफी उपयोगी हो जाता है। ढैंचा, सनई, बोड़ा यानी कि लोबिया तथा ग्वार जैसे हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें है, बोड़ा में। मतलब कि ये जो फसलें हैं, देखिए ढैंचा, सनई, बोड़ा या लोबिया और ये ग्वार, ये ऐसी फसलें हैं जिनको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि मतलब कुछ फसल बड़ी हो जाएगी फिर उसमें हल चला दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन इनमें से मिलती है वो किसमें मिलती है, बोड़ा या लोबिया में मिलती है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। खाद की गुणवत्ता उन्नत
करने हेतु और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने हेतु अगर हम संतुलित उर्वरक उपयोग करेंगे तो ये सारी चीजें बनी रहेंगी। क्या? उत्पादकता बढ़ेगी और जो खाद्य है मतलब जो अनाज है उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। अगर हम ज़्यादा खाद डाल देते हैं तो अनाज की जो उत्पादकता है वो तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसकी क्वालिटी घट जाती है। इसीलिए इस समय लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि मतलब नेचुरल फार्मिंग की जाए, उसकी फसल को हम खाएं, क्योंकि वो खाद उसमें से नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें से जो उच्च उत्पादकता है वो तमिलनाडु के तट पर होती है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? देखिए, पुनर्भरण भौम जल मतलब कि ये कि अगर भूमि से जल निकाल लिया जाए, मान लीजिए ये भूमि से जल निकाल लिया जाए तो पुनः ये भर जाएगा नीचे आके, मतलब पुनः इसकी पूर्ति हो जाएगी। इसमें सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और नलकूपों से सिंचाई करने वाला सबसे जो राज्य है मतलब मुख्य राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि यहाँ पर नलकूपों से बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है और नलकूप सक्सेस भी इसीलिए है क्योंकि ये पुनर्भरण के मामले में काफ़ी अच्छा है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा कौन? पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है क्या? समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो ये सारा कुछ हरित खेती में इंक्लूड है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। ये किस तरह से वैश्वीकरण का प्रभाव है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नगदी फसल पर बल, आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती आदि। देखिए, ये अगर हम अपने यहाँ के किसानों को सीधे सीधे इंटरनेशनल बाजारों से जोड़ना अगर सोचें तो देखिए, हालांकि वो समस्या पैदा करेगा, लेकिन उनमें से कौन कौन सी चीज़ें होंगी? उनमें से यही होगा कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुँच हो जाएगी, उत्पाद वहाँ तक भेज सकेंगे। नगदी फसलों पर बल होगा, क्योंकि वो फसलें जो सीधे सीधे हमें कैश देती हैं उनको हम उत्पादन करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे ताकि हम सीधे उनको निर्यात कर सकें। इसके बाद एक चीज़ और होगी जो साथ में, वो क्या होगा कि आय की असमानता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े किसान हैं वो तो हो सकता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो डेफिनेटली इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, जिसकी उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और इसके साथ साथ में आर्थिक सहायता में भी कटौती हो जाएगी। जैसा कि सरकार ये सोचती है कि सारे सेक्टर को प्राइवेट कर दें, तो उसमें क्या होगा कि सरकार फिर कुछ आर्थिक सहायता उनको नहीं करना चाहेगी, इससे जो छोटे किसान हैं उनकी तो कमर ही टूट जाएगी। बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन है। मतलब कि बीज ग्राम संकल्पना जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है किसानों को गुणवत्तापूर्ण या गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ये इसका क्या है कि उद्देश्य है। एक मार्क क्या होता है? एक मार्क होता है गुणवत्ता गारंटी की मुहर, मतलब कि कोई भी अगर फसल उगाई जाती है तो उसकी गुणवत्ता सही है, इसके लिए एक मार्क दिया जाता है। हरित क्रांति अगला अपना टॉपिक है। हरित क्रांति जो कि गेहूं के लिए बहुत ही वरदान साबित हुई थी, उसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरह से हैं। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे कुछ बीजों को उत्पादित किया था जिनकी उत्पादकता ज़्यादा थी, हालांकि उसमें से खाद और पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो रही थी। तो वही मतलब बीज हमने भी प्रयोग किए जो कि हमारी हरित कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुए, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और हरित क्रांति हमारे मतलब 60वें दशक में 1966 के लगभग से हमने शुरू की थी। तो हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी।
देखिए अब ये यहाँ पर देखिए 7वें दशक दे रहा है, तो 7वें दशक का मतलब ये है कि 1960 से आगे, ठीक है, शायद मैं अभी 6वां दशक बोल गया था, तो 1960 से आगे जब जाएंगे तो ये 7वां दशक हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, 7वां दशक। तो 7वें दशक से हमने इसको शुरू किया और इसके 3 फेज हुए हैं देखिए। तो एक फेज जैसे कि 1966 से 1981 तक पहला फेज हुआ है, इसके बाद 1981 से 1995 तक ये हुआ है दूसरा फेज, और 1995 के बाद इसका तीसरा फेज लागू हुआ है हरित कृषि का। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई गई। तो इसके जो मुख्य हो रहे कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा इसका बहुत ही प्रचार प्रसार कहें या फिर कहें इसमें बड़ा उनका योगदान रहा है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये देखिए कहाँ से, अमेरिका से संबंधित हैं, और इन्होंने ही जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि उस प्रकार के गेहूं इन्होंने बनाए थे। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का गहरा संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन से, क्योंकि डॉक्टर जो स्वामीनाथन है इन्होंने भारत में हरित क्रांति का बिगुल बजाया। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक या उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, मतलब कि ज़्यादा उत्पादन वाले बीजों को लाना, उनको बोना। मोटे अनाज, दलहन, गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति से संबंधित है क्या, गेहूं उत्पादन। तो सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति से फायदा हुआ या उत्पादन से जब जिस फसल का बढ़ा ज़्यादा वो क्या है, गेहूं है। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ मिला है ना, उत्पादकता में और उत्पादन में दोनों में, वो क्या है, गेहूं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें, गेहूं उत्पादन में। इसके बाद फिर किया है चावल में। हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप फसल कौन सी है, मैक्सिकन गेहूं, क्योंकि मैक्सिको में उनकी देखिए जो लैब थी एक्चुअली नॉर्मन ई बोरलॉग की, वो मैक्सिको में थी, तो कार्य क्षेत्र उनका मैक्सिको रहा है, बाकी वो अमेरिका के रेजिडेंट थे, निवासी थे उधर के। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है, वो ये कथन सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना भी है। मतलब कि दूसरे फेज में हम ये चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति नहीं पहुंची है वहां पर हम इसको क्या करें, पहुंचा दें, ताकि वहां के लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। हरित क्रांति के घटक हैं उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों का विस्तार करना, और इसके साथ साथ में विपणन। तो ये सारे हरित क्रांति के घटक हैं जिससे कि हरित क्रांति को बल दिया जा सकता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो ये बात यहाँ पर सही है। और कारण दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, क्योंकि हरित क्रांति से खाद्यान्न तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पर डिफरेंस भी हो गया, असमानता भी बढ़ी है, क्योंकि किसी को इसका लाभ मिला और किसी को इसका लाभ नहीं मिला। इंद्रधनुषीय क्रांति संबंधित है, ये संबंधित है इसमें से कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियों से संबंधित है। कौन सा, इंद्रधनुषीय क्रांति। यहाँ पर सुमेलित करना है हमें। तो देखिए जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है वो किससे हुई है, हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति है। मत्स्य पालन मतलब नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि भूरी क्रांति है। उद्यान कृषि जो है वो सुनहरी क्रांति कहलाती है। इसके साथ साथ में जैसे लाल क्रांति है तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, गोल क्रांति है तो वो आलू के उत्पादन से संबंधित है, और इसी प्रकार से गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स। और गुलाबी क्रांति के अंतर्गत ही प्याज का उत्पादन भी आता है। तो गुलाबी क्रांति में झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन दोनों आते हैं। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
जो कि कहाँ पे है वर्तमान में, उत्तराखंड में है। तो ये जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। अब देखिए अगला अपना जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा क्या, खाद्यान्न फसलें। तो इसको हम अगले वाले वीडियो में लेंगे। तो खाद्यान्न फसलें जो भी हैं, फिर आगे देखिए रबी, खरीफ, जायद, है ना, नगदी फसलें, ये सारे अगले के टॉपिक में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।